आज हम बात करेंगे ये जो इथेनॉल है इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और इस इथेनॉल का कितने ज़्यादा यूजेस हैं, चाहे वो अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर यूजेस हो या इसके एज अ पावर अल्कोहल भी अब पेट्रोल के साथ जो मिक्स करना है, ब्लेंडिंग करना है, इन सारी चीज़ों की हम डिटेलिंग आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? सबसे पहले हम थोड़ा इसको समझ जाते हैं कि सर इथेनॉल है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि सर ये जो है अल्कोहल का जो अल्कोहल है उसके अंदर जो पहला होमोलोगस सीरीज है दिस इज मिथेनॉल एंड सेकंड इज इथेनॉल। मतलब सर इसके अंदर क्या है, OH है यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? या इथ है मतलब C2H5 एंड OH। ये क्या होगा, हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर इसका कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। क्लियर है? दिस इज इथाइल अल्कोहल। एंड अगर बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट का तो सर इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जो ये होगा हमारा 78 डिग्री सेल्सियस। ये जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि सर ये वाटर से कैसे हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की होती है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर दो जो है लिक्विड अगर मिक्स हैं और उनको सेपरेट करना हो तो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है डिस्टिलेशन का प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है। तो खैर हम इस पे भी बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप फोकस करें। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि सर हम बात करें इसकी फ्रीजिंग पॉइंट का तो सर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है हमारा -118 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना है, इस वजह से कि कोल्ड कंट्रीज के अंदर इसको यूज करते हैं, इसको मिक्स किया जाता है इस वजह से कि सर कितना भी कोल्ड हो, कितना भी -118 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ही ये फ्रीज होगा। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सर इसका मोलर मास क्या होगा, तो मोलर मास में सिंपली क्या कर रहे हैं, आपको इसके जो एटॉमिक मास है इसको ऐड करते चले जाना है। क्लियर? जैसे अगर ये सर हमारा 12 × 2 प्लस, क्लियर, मैं थोड़ा सा और साफ साफ लिख देता हूं कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर इसको क्या करेंगे आप, ये हमारा हो गया 12 × 2 प्लस H5 है यानी कि 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1 यानी कि ये कितना हो गया हमारा 46 ग्राम पर मोल यानी कि यूनिट। तो इसका मतलब सर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 46 यूनिट यानी कि ग्राम पर मोल। क्लियर? जो है इसका बेसिकली जो है ये इसका मोलर मास होगा। बात करें अगर एक्शन ऑन लिटमस पे तो लिटमस जो पेपर है इसके ऊपर इसका क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि अगर ये वही इसके साथ जो हमारा जो एक और कार्बन कंपाउंड जो स्टडी करते हैं इथेनोइक एसिड, तो वो एसिड है वो क्या करेगा, ब्लू से रेड में जो है चेंज कर देगा। लेकिन ये क्या है जो है इसका लिटमस पेपर पर देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। क्लियर? होप कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर ये जो इथेनॉल है ये किस किस फॉर्म्स में हमें मिलता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि सर कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ इथेनॉल, ये किस किस फॉर्म्स में आपको इथेनॉल मिल सकता है। जैसे एक हम बात करते हैं कि सर दिस इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। जो ये आप समझिए कि सर अगर अल्कोहल 100% प्योर है, 100% दिस इज प्योर अल्कोहल एंड फ्री फ्रॉम वाटर, फ्री फ्रॉम वाटर, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। मतलब जब 100% जो है अगर आपको अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो गया है, तब ये कैसे ऑब्टेन्ड होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन 100% अल्कोहल यानी कि बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बातें आप याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है 100% प्योर अल्कोहल को। ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं तो सर वो है हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट हम कब बोलेंगे कि सर रेक्टिफाइड अल्कोहल का मतलब हो गया कि अगर यहां पे 95% जो है अल्कोहल होगा, ओके है, एंड प्लस 5% इसमें क्या है, वाटर मिक्स किया गया है। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, दिस इज रेक्टिफाइड अल्कोहल।
नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो सर हमारा पावर अल्कोहल है, ये वो टर्म है जो अभी इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा कि सर पावर अल्कोहल क्या है। अब गवर्नमेंट क्या की है, जो है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये काम 2001 से ही हुआ था जब 5% इथेनॉल को ब्लेंड किया गया था। क्लियर है। तो अब क्या किया गया है, गवर्नमेंट बोली है कि हमारा 2025 तक सर 20% जो है इथेनॉल को ऐड कर देना है, यानी कि ब्लेंड करना है पेट्रोल में। तो क्या होगा, इससे पेट्रोल के लिए जो जितना बड़ा अमाउंट हम खरीदते हैं बाहर से, यानी कि तो उसका क्या होगा, ये वाला बच जाएगा। इसलिए हो सकता है इसके अंदर आपको काफी ज्यादा प्राइस कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसके अंदर 20% जो है इथेनॉल मिक्स होगा, किसके अंदर, जो 80% हमारा पेट्रोल है। यानी कि ये एक तरह से क्या है कि सर 20 एंड 80 का ये रेशियो है कि 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा एंड 80% पेट्रोल को जो है मिक्स करके एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं, एज अ पावर अल्कोहल कहते हैं। होप कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अभी इस पे हम काफी डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें तो सर ये है डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल का जो यूज है वो सिर्फ एज अ पावर अल्कोहल में भी यूज करते हैं, पेंट्स बनाने में यूज करते हैं, ओके, सिंथेटिक रबर बनाने में यूज करते हैं, आप जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, एज जो है बहुत सारे टॉनिक्स में, बहुत सारे कफ सिरप्स में भी यूज करते हैं। तो सर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है अगर, तो हम क्या करते हैं कि सर इस चीज को अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इथेनॉल समझ के इसको लोग कंज्यूम कर लें। बहुत बार क्या होता है, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा एक फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग शराब, जहरीली शराब पीने से उनका डेथ हो गया। होता क्या है कि वो लोग जो डीनेचर्ड अल्कोहल है इसको हम बोलते हैं मिथाइलेटेड। ये बात याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं मिथाइलेटेड अल्कोहल। क्लियर। ये क्या होता है कि सर ये बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस इसके अंदर, यानी कि 5 to 10% जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, जैसे मिथेनॉल, जैसे इसके अंदर मिथेनॉल को यूज कर दिया जाता है, इसके अंदर पायराडीन को, क्लियर, प्लस कॉपर सल्फेट, समझ में आया। तो ये सारी चीजों को उसमें क्यों, ताकि वो इट इज मेक टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये वर्ड आप याद रखिएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब हो गया कि सर ये जो है मिथाइलेटेड अल्कोहल है, यानी कि वो पॉइजनस सब्सटेंस अब हो गया। अब इसको अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया इथेनॉल समझ के, ओके, ये जो नशा के लिए अगर यूज किया तो जाहिर सी बात है वहां पे सीधे क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इसलिए अल्कोहल को जब भेजा जाता है तो वहां पे क्या है कि उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस डीनेचर्ड करके भेजा जाता है, यानी कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग करके भेजा जाता है, ताकि कोई जो है इसको कंज्यूम ना कर ले। ठीक है ना, नहीं तो पता चलेगा कि ये जो रॉ मटेरियल जा रहा है बहुत सारी चीजें बनाने में, इन सारी चीजों का प्रोडक्शन के लिए जा रहा है और लोग यहीं से ही इसको कंज्यूम कर लें। इससे बचने के लिए क्या होता है, उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स किया जाता है, जैसे मिथेनॉल को मिक्स किया जाता है, पैराडीन को, कॉपर सल्फेट को, बहुत सारे ऐसे कलर को उसको जो है कोड करने के लिए, यानी कि कलर को जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये हमारा इथेनॉल है, इसको भी यूज करते हैं। इसलिए इसको तो गलती से भी कंज्यूम नहीं करना है। होप कि आपको समझ में आ गया कि इसको क्यों ऐसे करते हैं, डीनेचर्ड क्यों किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस इथेनॉल का, तो इस इथेनॉल को पहले हम समझते हैं कि सर इसका यूजेस कहाँ कहाँ है। जब यूजेस समझेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर यूजेस समझ में आ गया तब हम करेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग, तब देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है इसको। ठीक है ना, चलिए तो हम पहले देखते हैं इसके यूजेस को। यूजेस में क्या है सर कि सर जो इथेनॉल है इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। क्लियर, इतनी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। सेकेंड वन इज इथेनॉल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, हार्ड साइडर, पियर, साके, इन सारी चीजों को बनाते हैं। एंड डिस्टिल्ड बेवरेजेस की बात करें तो सर विस्की, रम, जिन, वोडका, टकीला, इन सारी चीजों को बनाने में यूज करते हैं। ओके, तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब इस पॉइंट को हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी कि सर इसके अंदर जो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस कौन से हैं और डिस्टिल्ड बेवरेजेस कौन से होते हैं।
ठीक है ना। इसको हम कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे और इस सब के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे, ठीक, आसान भाषा में, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें तो सर ये जो इथेनॉल है इसका यूजेज होता है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वॉन्ड्स एंड syringes in hospitals and dispensaries। इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि सर ये जो है ये वॉन्ड्स को, घाव को स्टेरिलाइज करने में, क्लीन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। सिरिंज वगैरह को जो है इसको भी क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं डिस्पेंसरीज में और हॉस्पिटल्स में। होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अभी हमने बात किया था सर पावर अल्कोहल पे, कि सर पावर अल्कोहल का मतलब मैंने आपको बताया कि सर इसी पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट इसी पे अभी काम कर रही है, अल्कोहल का जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन पे, ठीक है ना। अब देखिए एज अ पावर अल्कोहल भी यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि सर ये क्या होगा कि सर इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल अंडर द नेम ऑफ power alcohol which is mixed in absolute alcohol and petrol in the ratio of 20:80। ये बात आप याद रखिएगा कि सर पावर अल्कोहल के अंदर क्या करेंगे, अब जो है 20%, 2001 से, मैं बार बार कह रहा हूं 2001 से ऑलरेडी ये ब्लेंडिंग का काम हो चुका था। 5% इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा था पेट्रोल के अंदर, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही है कि सर हम 2025 तक इसकी जो है ये हम 20% तक इसको पेट्रोल के अंदर मिक्स कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इसको यूज करते हैं जब पावर अल्कोहल। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर ये है कि सर ये एक गुड सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। बहुत सारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, बट दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, इसलिए इसको यूज करते हैं कफ सिरप के अंदर, बहुत सारे टॉनिक्स बनाने में, बहुत सारे सिरप्स बनाने में इसको यूज करते हैं। तो खैर यहां समझ में आ गया कि सर इट इज अ गुड सॉल्वेंट एंड इथेनॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन्स एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंड कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो सर इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे जो है डेली लाइफ के जो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। क्लियर? जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म्स, एसिटिक एसिड्स, एसिटल्डिहाइड एंड मेनी मोर। समझ में आया? इन सारी चीजों को जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने में भी यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन स्पिरिट लेवल्स एंड लो टेम्परेचर्स ऑफ थर्मोमीटर्स। ये बात आपको याद रखना है कि सर इसको जो है थर्मोमीटर भी बनाने में यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इन कोल्ड कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मैंने आपको बता दिया कि सर एंटी फ्रीज क्यों कहेंगे, इसलिए कि सर इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो -118 डिग्री सेल्सियस है। सर इतना ज्यादा अगर टेम्परेचर अगर कितना गिरेगा, इतना ज्यादा माइनस अगर आ गया 118 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाके वो क्या होगा, फ्रीज हो सकता है। ओके, इस वजह से इसको एज अ एंटी फ्रीज भी यूज किया जाता है। अगर इतने सारे यूजेस हैं तो आप समझते हैं कि सर अगर हर जगह इसका यूज है और बेसिकली सबसे बड़ा यूज है वो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, तो अगर इतने सारे यूजेस हैं तो इसका हम देखते हैं आज कि सर जो इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, वो कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं इसका इंडस्ट्रियल जो है मैन्युफैक्चरिंग पे। अब आप एक बात समझ ले, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि सर अगर इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल को बनाना है अगर, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई जितने भी क्रॉप के आपके जैसे जो रेजिड्यू हैं, यानी कि जितने वेस्ट निकल रहे हैं आपके प्लांट से, उन सारी चीजों को हमें लेकर आओ, सड़ा हुआ जो है अनाज लेकर आओ, उन सब चीजों से क्या होगा, इथेनॉल बनेगा। ये बात आप समझ लीजिए। चाहे वो फ्रूट्स को यूज करें, चाहे आप जो है एज अ मोलेसिस को यूज करें। मोलेसिस वर्ड याद रखिएगा, मोलेसिस बार बार आएगा, यानी कि जो गन्ने का जो जूस है, गन्ने का जो रस निकालते हैं और उसके बाद उसको गर्म करने के बाद देखे होंगे बहुत ज्यादा वो गाढ़ा बन जाता है, येलो कलर का गाढ़ा आ जाता है ना। तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोलेसिस। यानी कि जब जब मोलेसिस का मतलब होगा, इसका मतलब कि सर हम शुगर केन की बात कर रहे हैं, गन्ने का रस की बात कर रहे हैं आप। तो होता क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि सर सिर्फ और सिर्फ यहां मोलेसिस लिखा है, नहीं भाई, मैंने मोलेसिस से एक आपको बहुत ही कॉमन बता दिया कि गन्ने का रस से भी कैसे बनाते हैं।
ठीक है ना। बहुत सारे आपने सुना होगा जो चीनी जो मिल है, चीनी मिल के अंदर भी आप देखे होंगे, वहां से भी क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। शुगर भी बनाया जाता है उसी से, ठीक है ना। तो यहां से आप बात समझ लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है इसी को लेना है। अब तो क्या हो गया कि धान जो पराली जिसको कहते हैं, है ना, तो वो धान की जो पराली है ना वो भी यूज हो जाएगा। जितना सड़ा गला अगर कहीं हम अगर टूटा हुआ चावल है, गेहूं है, किसी भी चीज से इथेनॉल बन सकता है। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये बात समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि सर मोलासिस से कैसे बनता है, मोलासिस से कैसे बनता है। और ये मोलासिस वो वर्ड है जो बार बार अब आपको पास ये आएगा, यानी कि अगर हम मोलासिस से अगर बना रखे हैं ना, तो आपने नाम सुना होगा रम का। जो रम बनता है वो मोलासिस से ही बनता है, यानी कि बेसिकली जो फर्मेंटेशन होता है वो मोलासिस से ही होता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इस पे। और अगर इथेनॉल जो है अगर बना सकते हैं तो सर ये है, हम बता दिए आपको। चलो मोलासिस से कैसे बनता है इस बात को समझते हैं, और फिर हम अदर्स भी जितनी चीजें हो सकती हैं उससे भी हम समझेंगे कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको आसान भाषा में कुछ बातों को समझा दूं, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप, मोलासिस में क्या करेंगे, जो गन्ने का रस जो है इसको आप निकालेंगे, ठीक है ना। गन्ने को रस को बहुत बड़े लेवल पे निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको एक चैम्बर में डालेंगे जहां थोड़ा हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाटर जो है इवेपोरेट होगा, निकल जाएगा, और वो एक येलो कलर का थिक जो गाढ़ा गाढ़ा सा जैसे उसमें आपको मिलेगा, उसको बोलेगा मोलासिस। फर्दर क्या करेंगे, उस मोलासिस को आपको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सर उसके अंदर 8 to 10% उसमें वाटर को मिक्स करना है, यानी कि डायरेक्ट उस गाढ़ा चीज को लाकर नहीं डाल देना है फर्मेंटेशन के लिए। आपको क्या करना है, उसके अंदर पहले आपको वाटर डालना है। वाटर का मतलब आपको 10% मैक्सिमम आपको उसमें डाइल्यूट करना है। हो गया, बात समझ में आ गया। ये हमारा मोलासिस बन गया, यानी कि वाटर को मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें जो है उसके अंदर अमोनियम सल्फेट को ऐड करते हैं। ये बात आप समझते चले जाइए, मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। उसके अंदर क्या करेंगे आप, जो फर्मेंटेशन टैंक्स होते हैं उसके अंदर, चलिए मैं आपको बता देता हूं, पहले आप डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी वो क्या क्या लिखा हुआ था। होता क्या है स्टूडेंट, देखिए ये जैसे मोलासिस है, एंड मोलासिस एंड वाटर को आपने डाइल्यूट कर दिया 10% मैक्सिमम, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसको एक मिक्सचर बना लिया, क्लियर। इस मिक्सचर के अंदर आपको क्या करना है, ये मिक्सचर उठा के आपको लाके डाल देना है इस फर्मेंटेशन चेंबर के अंदर। अब जैसे जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल जो जहां प्रिपरेशन होता है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। एक टैंक होगा जिसको बोलेंगे फर्मेंटेशन चेंबर। उस फर्मेंटेशन चैम्बर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ये बात आप याद रखिएगा, टेम्परेचर को मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस रखना है, नहीं तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ईस्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। दो चीजें, एक तो 10% होना चाहिए डाइल्यूशन, और एक जो टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस मिक्सचर को लाकर फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डाल देंगे, क्लियर। बहुत बड़े बड़े टैंक्स होंगे, उसके अंदर डालेंगे। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सर दो चीजों को ऐड करेंगे। एक हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मैं अगेन आपसे लिख दे रहा हूं कि सर अमोनियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया कि सर दिस इज NH4 1 एंड सल्फेट का आपने ये बात तो याद रखा है। अब इसको क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज NH4 होल ट्वाइस एंड SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट। ये क्या करेगा, ये जो है अमोनियम सल्फेट जो इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर हम ईस्ट को डालते हैं। ईस्ट को, ईस्ट क्या होते हैं, ये एक तरह से ये फंगस होते हैं। फंगस, ईस्ट का मतलब खमीर। आपने खमीरी रोटी भी सुना होगा, डेली लाइफ में ब्रेड्स वगैरह बनाने में ईस्ट को यूज करते हैं। ये वही ईस्ट है जो इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, 5% ईस्ट को इसमें ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे कि सर ये ईस्ट अगर इसमें आपने डाल दिया तो ईस्ट के साथ क्या हम ऐड करेंगे कि सर इसमें अमोनियम सल्फेट को यूज करेंगे एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज करेंगे। इन दोनों का क्या काम है, अब ये बात समझिए। सर अमोनियम सल्फेट क्यों डालते हैं इसके अंदर, इसलिए कि सर ये ईस्ट का एज अ फूड का काम करे, ठीक है ना, और उससे क्या होगा, उनका ग्रोथ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, उसके अंदर H2SO4 को भी मिक्स करेंगे। H2SO4 क्या करेगा कि अगर अदर जो है अनफेवरेबल अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको किल कर देगा, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्शन के भी बढ़ाएगा, और ये क्या करेंगे उसके अंदर जो अनफेवरेबल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको भी ये डिस्ट्रॉय करेंगे।
होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसको कैसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर ये बनाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मोलेसेस लेंगे, मोलेसेस को वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे और उसको लाकर फर्मेंटेशन चैम्बर में डाल दिया जाएगा। ये लो भाई, वो सारा पाइप के थ्रू काम हो रहा है, वो आ गया फर्मेंटेशन चैम्बर में। इसके अंदर इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या करेगा सर, ये चैम्बर के अंदर अपने ईस्ट को मिला देंगे। ईस्ट को अभी बताया था, फंगस, ईस्ट क्या एक तरह से फंगस होते हैं, उसी के टाइप है। क्लियर है ना? ओके, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपने स्टडी कर रखा होगा, तो वैसे ही क्या होते हैं, फंगस होते हैं। और क्या है, ईस्ट के अंदर आपने इसमें मिक्स कर दीजिए। घर पे भी आप बना सकते हैं अल्कोहल्स को, हम बात करते हैं अभी, देखते हैं कैसे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने ये दोनों का रोल समझ में आ गया कि सर अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं, ताकि ये उसका प्रोडक्शन को बढ़ाए, यानी कि उसका फूड का भी काम करे, और जो है अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उसको वो किल करेगा, जो अनफेवरेबल है, बिना काम के है। ठीक है ना, अब क्या होगा यहाँ पे कि सर इसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, इसमें 2 to 3 डेज इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे। ये क्या करेगा, ईस्ट उसके अंदर का शुगर को खाना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, मोलेसेस के अंदर क्या करेगा, शुगर को खाना स्टार्ट करेगा। खाते खाते वो क्या करेगा, समझो वो वोमिट करेगा, वोमिट का जैसा, यानी कि जो झाग बनेगा, फ्रोथ जो बनेगा ना, वो क्या होगा, वो प्रोड्यूस होने लगेगा, आपको झाग पूरा उसके अंदर बन जाएगा। 2 से 3 दिन तक यही काम होता रहेगा इसमें। वो क्या होगा कि सर यहां इसका मतलब है कि यही जो ईस्ट होंगे ये क्या करेंगे, ये आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, इथेनॉल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया आपको। अब क्या करेगा ये, अब ये देखिए ये क्या होंगे सर, यहां से तो आउटलेट देखिए CO2 जो है, CO2 की वजह से क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे बबल्स बनेंगे, बहुत सारे फ्रूट यानी कि झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां से हमें क्या मिला सर, इथेनॉल मिल गया। ये वही इथेनॉल है। फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, जो हम ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल, ये वो है जिससे आप बना सकते हैं। आप जो फर्दर आप जो सोच रहे हैं कि सर हमें वाइन विस्की वगैरह पे अगर ध्यान होगा आपका उधर, तो हम वो भी बनाएंगे इसी से। मेन चीज आपको याद रखना है कि सर हम बना किससे रहे हैं। अगर ग्रेप्स को यूज कर रहे हैं आप, अंगूर को यूज कर रहे हैं आप प्योर, ठीक है ना, अगर आपने ग्रेप्स को यूज किया है तो मतलब वो बनेगा ब्रांडी। क्या बनेगा, वो होगा ब्रांडी बनेगा। ठीक है, जैसे आपने वाइन भी बन सकता है अगर ग्रेप्स को आपने यूज किया है तो। ठीक है ना, तो यहां पे अभी हम मोलासिस से पढ़ रहे हैं, मोलासिस से। तो गन्ने का रस से बेसिकली जो उससे बनता है वो बनता है रम। क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली जो क्या लेना है यही डिसाइड करेगा कि आपका बाद में किस तरह का अपने जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है ना, तो ये जो है अगर ग्रेप्स है तो दुनिया में सबसे अच्छा जो अगर ब्रांडी की बात करेंगे तो वो हमारा पेरिस से आता है। पेरिस से वहां के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं और उसी को यूज करते हैं ब्रांडी बनाने में, उसी को यूज करते हैं शैंपेन बनाने में। क्लियर है, सब पे बात करेंगे हम, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा इथेनॉल है, इसी इथेनॉल को हम क्या यूज करेंगे, यही जो है एज अ इथेनॉल बना लिए और यही इथेनॉल हमारा एज अ पावर अल्कोहल में भी यूज होगा। क्लियर है? अब क्या होगा कि सर ये जो इथेनॉल है ये कितने परसेंट का इथेनॉल, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, ठीक है ना, तो सर ये कितना परसेंट बनाएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हमारा 12 to 15% तक ही बस इसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज है। बस कितना है, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर जाएगा तो 15%। उसके बाद क्या होंगे, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, अब ये जो है हम सर इसके बाद क्या इतने परसेंटेज से हम क्या काम करेंगे, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इस इथेनॉल को फर्दर जो है ये देखिए डिस्टिलेशन कॉलम यहां लिखा हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है ना, कि इसके अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी हम 2 तरह से बात करेंगे। अभी एक पॉट स्टिल होता है और एक हमारा पेटेंट स्टिल होता है। जो पॉट स्टील है वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जिससे बनाते थे। अब आ गया है हमारा जो है कॉलम स्टील, पेटेंट स्टील, अब जिससे वोडका वगैरह बनाते हैं। ठीक है, हम सब पे बात करेंगे, बोल तो रहा हूं। अब देखिए ये जो है इसके बाद क्या करते हैं, इसको फर्दर फर्मेंट यानी कि डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर अगर इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या होगा, ये वाटर से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। ये पहले इवेपोरेट होकर क्या होता चला जाएगा, यहां से देखिए इवेपोरेट होकर यहां से इस पाइप के थ्रू आएगा और ये कंडेंसेशन के थ्रू, बाई कंडेंसेशन मतलब ये वापस से उस जो वेपर्स है उसको वो लिक्विड बना देगा और जब लिक्विड आएगा तो वो 90% तक आपको अल्कोहल मिल सकता है।
खैर इन सब के हम बारे में डिटेल बात करेंगे। और अभी क्या है आपको समझ में आ गया कि सर अगर यहां तक करेंगे इसको बोलेंगे अनडिस्टिल्ड, इसको बोलेंगे अनडिस्टिल्ड, ठीक है ना, यानी कि फर्मेंटेड। एंड इसको बोलेंगे डिस्टिल्ड बेवरेजेस, इसको बोलेंगे डिस्टिल्ड। तो यही फर्क है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं कि सर ये जो अनडिस्टिल्ड है ना, ये इसी अनडिस्टिल्ड के अंदर बियर बनता है, वाइन बनता है, साके बनता है जो जापान के अंदर फेमस है, ठीक है ना, पियर्स बनते हैं और हार्ड साइडर बनता है। ये सब के सब क्या है, ये अनडिस्टिल्ड है, इसीलिए ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनेगा, तो यानी कि जो इधर की बात करें डिस्टिलेशन प्रोसेस में, तो सर वो आ जाएगा विस्की, वो आएगा रम, वो आएगा वोडका, वो आएगा जिन, वो आएगा टकीला, वो सारे इधर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर इसी बात को यहां ये वर्ड्स में लिखा हुआ था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर करना क्या है। यहां देखिए क्लियर लिखा है कि सर इन दिस प्रोसेस सुगर इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम सुगर केन बाय क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, गन्ने के रस को आप सेपरेट कर लीजिए बाय क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जो अगर आप हीट करेंगे ना, तो उसके अंदर जो है गांव में भी आप देखे होंगे, जब गन्ने का रस से जब हम गुड़ वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर भी हीट करने के बाद एक येलो सिरप जैसा बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा चीज बन जाता है। और यही वो गाढ़ा क्या होगा जो बनेगा ना, उसी को हम मोलासिस कहेंगे। और उस मोलासिस के अंदर क्या करना है, आपको वाटर को ऐड करना है अप टू 8 to 10%, मतलब मैक्सिमम 10% ही डाइल्यूट करना है, मैंने आपको बता दिया था, क्लियर। उसके अंदर अमोनियम सल्फेट को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये एज अ फूड जो है ईस्ट का फर्मेंटेशन के लिए जो है ईस्ट है उसको एज अ फूड जैसा काम करेगा, यानी कि उसको जो है क्या होगा, एनर्जी मिलता रहेगा इससे और उसका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि सर इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करते हैं। क्यों ये ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा सर, ये जो है ये भी ग्रोथ को तो बनाएगा ही, यानी कि जो ईस्ट का ग्रोथ है, ईस्ट के ग्रोथ को भी बढ़ाता चला जाएगा। और क्या करेगा सर, ये जो है अनफेवरेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसको भी ये किल करता चला जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दी ये चीजें, एकदम इजी वे में आप समझ जाइए, आसान भाषा में मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे सर, हमने तो वो सारा चीज मिक्स कर लिया, हमने कहां ला दिया उसको, फर्मेंटेशन टैंक के अंदर, जो मैंने आपको बताया था। इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या काम होगा, ये वो बातें यहां समझ में आएगा आपको कि सर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या करना है आपको, कि सर उसके अंदर क्या होगा, ये जो देख लीजिए इधर आप, ये जो है आपको टैंक है वो 5% ईस्ट को उसके अंदर आप ऐड करेंगे उस टैंक में, मोलासिस के अंदर, और जो वाटर आपने क्या किया हुआ है, डाइल्यूट किया है, उसके अंदर आपने डाल दिया। सबसे बड़ी चीज 2 to 3 डेज के लिए आप उसको फर्मेंटेशन टैंक में छोड़ देंगे, क्लियर। आपने क्या किया, उसके अंदर आपने जब फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिए 2 से 3 दिन के लिए, ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि सर ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, ये काम एब्सेंस ऑफ एयर काम होगा। एब्सेंस ऑफ एयर इसलिए होगा क्योंकि सर अगर यहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, जो इथेनॉल है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या होगा, वो इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो इथेनॉल रहा ही नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सर इसके अंदर 5% ईस्ट को जो है क्या करना है, ऐड करना है। ईस्ट क्या है, तो सर ये एक तरह से फंगस होते हैं, खमीर जिसको कहते हैं, खमीरी रोटी जिसे बनता है उसको बोलते हैं। उसको 2 से 3 दिन तक आपको फर्मेंटेशन टैंक के अंदर छोड़ देना है, ताकि वो उस क्या करेगा, वो वोमिट करेंगे ईस्ट, और क्या होगा, वो पूरा शुगर खाने के बाद वोमिट करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो जो झाग बनाते चले जाएंगे, और वही समझिए हमारा इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन आता है इथेनॉल के साथ और क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सर इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, इसलिए कि सर अगर एयर के साथ अगर इसने रिएक्शन कर लिया तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। ये बात याद रखिएगा। टेंपरेचर को क्या रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो होगा क्या कि सर ये ईस्ट को किल कर सकता है, टेंपरेचर ज्यादा होगा तो। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन, अब क्या है, जो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, ये बात है मैं अभी आपको बताया था। ये क्या करेगा, ये 2 एंजाइम को सिक्रीट करेगा। ये क्या करेंगे, ये ईस्ट ये 2 एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसको यानी कि ये होते हैं जो है
इन्वर्टेज एंड जाइमेज, ये दोनों आप याद रखिएगा। ये दो क्या हैं, इनको बोलते हैं एज अ बायोकैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? बायोकैटलिस्ट इसको कहेंगे। ये वही तो है, इसी के तो प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा। क्लियर? अब देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि सर ये जो अब क्या करेगा, ईस्ट क्या करेगा, ये दो एंजाइम्स को सेपरेट करेगा। हम समझेंगे अभी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना। यहां रिएक्शंस पे मैं आपको भी समझा दे रहा हूं। क्लियर? तो ये क्या करेंगे, ये जो है दो एंजाइम सीक्रेट करेंगे, ठीक, और वो एंजाइम क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा ये सक्रोज को, ठीक है ना। देखिएगा, इन्वर्टेज जो होगा ये कन्वर्ट करेगा सक्रोज प्रेजेंट इन द मोलासेस एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये बात याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसको एज अ रिएक्शन के हेल्प से। बस आप इतना पहले समझ लीजिए कि सर यहां पे जो हमारा जो ईस्ट है वो क्या करेगा, वो दो तरह के एंजाइम्स को वो सीक्रेट करेंगे, यानी कि बायोकैटलिस्ट को सीक्रेट करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। वो क्या करेंगे कि सर वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, एंड फर्दर जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो जो है कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर है? तो इसी वजह से यहां समझ में आ गया कि सर अब देखिए, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बताया हो ना कि सर फर्दर जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो है फर्मेंटेशन के बाद क्या मिलेगा, इथेनॉल मिल जाएगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। ये भी मैं आपको रिएक्शन से समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि सर द सॉल्यूशन इनसाइड द वेसल फ्रोथ्स ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। मैं आपको बता दिया कि उसके अंदर बहुत सारे झाग बनेंगे, फ्रोथ्स बनते चले जाएंगे। किस लिए? क्योंकि वो इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है जो प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या है कि सर जो फर्मेंटेड जो यानी कि जो बाद में जो इथेनॉल बना है, जो इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है उसको बोलते हैं वॉश। ये बात याद रखिएगा। यानी कि ये जो है टेक्निकल टर्म है, यानी कि जो फैक्ट्रीज के अंदर यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो टर्म है ना उसको बोलते हैं वॉश। वॉश के अंदर मतलब समझ में आ गया कि सर ये हमारा जो इथेनॉल बना है, जो फाइनली जो इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम बोलेंगे वॉश। और वो क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 to 18% का ही इथेनॉल वो मिलेगा आपको। बस इसका मतलब वो प्योर अल्कोहल नहीं है, उसके अंदर जो इथेनॉल का परसेंटेज है, जो इथेनॉल हमारा जो बना हुआ है उसके अंदर जो अल्कोहल है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो 15 से 18% का ही मिला हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या, इससे इसके अंडर में आपको पता है कि सर जो बियर है इसके अंदर अल्कोहल का जो परसेंटेज है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम इसको बोलते हैं, वो कम होता है, 5 to 6% का ही रहता है बियर के अंदर, ठीक है ना। वाइन की बात करेंगे तो 5 to 25% तक का क्या होता है, उसके अंदर अल्कोहल का ABP होता है, यानी कि अल्कोहल बाय ABV, यानी कि अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है ये, ठीक है ना, या V/VV लिखा रहता है बोतल पे। तो ये समझ लीजिए कि सर ये जो वॉश जो फाइनली हमें बना हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम कितना होगा कि सर 15 से 18% का इथेनॉल बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अगर इसीलिए इसको फर्दर क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, ताकि प्योर जो है इथेनॉल है वो इवेपोरेट होके और फिर कंडेंसेशन के बाद क्या हो जाएगा, वो प्योर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फर्दर क्या करेंगे। इसके लिए मैं बताया था कि सर फेवरेबल कंडीशंस क्या होना चाहिए, ये बात मैंने आपको अभी डिटेल में बता चुका है कि सर यहाँ पे जो टेम्परेचर भी क्या होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस से हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर मस्ट बी अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस एज हायर टेम्परेचर किल्स एंजाइम्स। ओके, यानी कि जो बायोकैटलिस्ट जो होते हैं उसको क्या करेगा, ये किल कर देगा। मैंने आपको बताया था ये कि सर टेम्परेचर इतना ही रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि सर जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, यानी कि जो डाइल्यूट करना है वो मैक्सिमम आपको 10% तक ही करना है। ये भी बात मैं आपको बता चुका था। क्लियर? कि सर इससे ज्यादा आपको डाइल्यूट नहीं करना है। तीसरे की बात करें तो द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट इन डार्क। मैंने आपको बताया था कि डार्क यानी कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन ही करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर वो इथेनोइक एसिड बना देगा, ठीक है ना। इसलिए तो फिर वो इथेनॉल रहा ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट वन कि सर एयर शुड बी नॉट बी प्रेजेंट बिकॉज ऑक्सीजन विज ऑक्सीडाइज्ड इथेनॉल टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। सेम वही वर्ड यहां लिखा हुआ है। भाई आपको बात समझा दिया कि सर इथेनॉल क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ यह रिएक्शन करेगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर इथेनोइक एसिड बना देगा। होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के हेल्प से कि सर ये चीजें आपको कैसे यूज करनी थी।
क्लियर, एक एक चीज मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस रिएक्शन पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। जब इतनी चीजें आपने स्टडी कर लिया तो आपको रिएक्शन अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर मेन क्या था। ये जो शुगर केन जो था, ये सक्रोज जो था, शुगर केन को हमें क्या करना है, जो वाटर के साथ आपने डाइल्यूट किया हुआ था, क्लियर, यानी कि अपने मोलाइसिस से ले रखा है, तो वो क्या होंगे सर, उसके अंदर ईस्ट डाले थे आप फर्मेंटेशन चेंबर के अंदर। ईस्ट क्या करेगा, वो आपको इन्वर्टेज जो है, ये आपको एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ईस्ट क्या होंगे, ये क्या करेगा, एक बायोकैटालिस्ट जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलेंगे इन्वर्टेज। वो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इन्वर्टेज, यानी कि वही चेंबर्स के अंदर क्या करेगा, उस चेंबर में क्या होगा, ये देखो बड़े मॉलिक्यूल्स है, देखो C12 है, S22 है, O11 है, इतने बड़े बड़े हेवी मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ये तोड़ देगा, तोड़ के क्या करेगा, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ C12 है, S22 है, O11 है, यहाँ देखिए C6, S12, O6, देख रहे हैं आप। इसको क्या करेगा, ये एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में दो में तोड़ देगा, और दो का नाम होगा, फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज फ्रक्टोज। ये क्या करेंगे, ये जो है, ये शुगर केन को क्या करेगा, इसका काम क्या है, जो एंजाइम ये सेक्रीट करते हैं, जो एंजाइम ये प्रोड्यूस करेगा ना, उस एंजाइम का नाम होगा इन्वर्टेज, और ये इन्वर्टेज क्या करेगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला दोनों सेम है, तो क्या करें, इसका मतलब क्या है सर, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये बात आप याद रखिएगा कि सर इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या है, ये अल्डिहाइड, इसका मतलब इसके अंदर अगर बात करें तो सर इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्डिहाइड होगा, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होगा। ये थोड़ा एडवांस है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। तो दिस इज अल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें तो सर ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है, इसको ये क्या करेगा, फर्दर ये जो ईस्ट है वो जाइमेज जो एंजाइम के हेल्प से क्या करेंगे, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें मेन क्या चाहिए था, मेन हमें यही इथेनॉल का प्रोडक्शन चाहिए था, क्लियर। तो ये क्या होंगे, ये आपका इथेनॉल का यहां जो प्रोडक्शन हो गया। तो ये क्लियर है आपको, हमें क्या मेन था, ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करना था। तो ये जो इथेनॉल क्या हुआ आपका, जब इथेनॉल यहां प्रोड्यूस होगा, यही बात याद रखिएगा। देखिए ये जो ईस्ट का काम क्या था, दो तरह से एंजाइम को ये सिक्रीट करेंगे, एक को बोलेंगे आप इन्वर्टेज एंड सेकेंड वन इज जाइमेज, और इसके प्रेजेंस में क्या होगा, फर्स्ट आपको होप कि क्लियर समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन, ठीक है ना। फर्दर अगर हम बात करें तो सर अगर हम स्टार्च से बनाएं, देखो ये हमारा मोलाइसिस से था, होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, वो है हमारा स्टार्च से अगर आप बनाए। स्टार्च का मतलब क्या समझ में आया कि सर अगर अभी आपने बताया था कि इसको हम जितना सड़ा गला अगर राइस है या गेहूं है, ये जितनी भी चीजें क्या उन सब से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसीलिए पोटैटो से भी बनाया जा सकता है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो वोडका है, वोडका को बनाया जाता है पोटैटो से, ठीक है ना। और उसी में क्या होता है, जो जिन होते हैं उसी के अंदर एक जूनिपर बेरी आता है, उसको मिक्स किया जाता है, ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको जिन बनाते हैं, ठीक। चलिए खैर बात करते हैं यहाँ स्टार्च से भी, तो यहाँ से हम कैसे बनाएंगे। इसीलिए मोस्टली जो है, जो इथेनॉल जो है, यहाँ अल्कोहलिक जो बेवरेजेस की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी इसके अंदर अगर आप स्टार्च से बना रहे हैं बाई स्टार्च, तो ये बात आप समझ लीजिएगा इतना कि सर अगर हमें जैसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स अगर की बात करें तो चाहे वो पोटैटो है चाहे वो राइस अगर ले लें, ठीक है। तो फिर वही बात आप समझ लीजिए, फिर इनका क्या करेंगे आप, अगर आपने जो बेसिकली जैसे वो मोलाइसिस लिया था, अगर हम स्टार्च लें, अगर ये पोटैटो लें, राइस लें, ये सारी चीजें लेंगे, तो सर क्या करेंगे, फिर अगेन हम उसको लेकर आकर फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या होगा कि सर वहां पे जब हम अगेन ईस्ट को ही क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, ये जो स्टार्च है यानी कि जो पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको क्या करेगा, वो जो ईस्ट एक एंजाइम जो है प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलेंगे डायस्ट्रेज, क्या बोलेंगे उसको हम डायस्ट्रेज कहेंगे। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो स्टार्च है C6H10O5, इस स्टार्च को क्या करेगा, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा,
क्लियर। ये क्या बनाएगा आपको C12H22O11 यानी कि आपको माल्टोज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और फर्दर क्या होगा, ये जो माल्टोज है, माल्टोज, ठीक है ना, ये माल्टोज क्या होगा अगर आपने डाइल्यूट कर दिया जब वाटर के साथ, तो ये आपको माल्टेज एंजाइम के फॉर्म, यानी कि देखो ये याद रखिएगा TAAC, अगर ये नाम के साथ माल्टेज लगा है ना, जैसे देखिए डाइस्टेज तो ये एंजाइम है, वैसे ही माल्टेज तो ये एंजाइम है। क्लियर। तो ये क्या होंगे फर्दर जो है माल्टेज जो है एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, ठीक है ना। तो सर जब ग्लूकोज में इसने कन्वर्ट कर दिया तो क्या हम जब ग्लूकोज बना ही दिया ग्लूकोज, तो इसका मतलब है क्या सर हम इसी ग्लूकोज को क्या फिर से वापस से इसी मेथड से हम इथेनॉल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं आप, कि जब अगर सर यहाँ ग्लूकोज बन ही गया तो ये ग्लूकोज क्या होगा, वापस से जो ईस्ट में जो जाइमेज है, ये जो जाइमेज एंजाइम था उसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर। क्लियर है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गैस इवेपोरेट होगा। क्लियर। अब क्या होगा सर, इसके अंदर क्या हो सकता है कि सर जो इथेनॉल जो मिलेगा उसका क्या परसेंटेज होगा, तो सर बस ये 12 से 14% ही क्या होगा, इथेनॉल मिलेगा यहां से। उसके बाद क्या होंगे सर, ये जो एंजाइम्स है ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि हो गया उसका काम। अब ये नहीं कि उसको लगातार वैसे ही छोड़ दीजिए और आपको लग रहा है कि बनता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, बस 2 to 3 डेज के अंदर फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या होते हैं, बस ये क्या होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 12 से 14% ही क्या करेंगे, ये परसेंट में जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम्स क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर मोलाइसिस के थ्रू भी बनाते हैं, तो भी आपको समझ में आ गया। सर अगर हमने स्टार्च ले लिया, स्टार्च का मतलब क्या समझ में, मैंने आपको बताया था मोलाइसिस होगा तो रम बनेगा। रम जैसे वकाडी का रम आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, ओल्ड मॉन्क का आपने नाम सुना होगा, मैकडवल्स नंबर 1 का नाम सुना होगा। ये सब रम है जो विंटर्स में आप मतलब विंटर्स में लिया जाता है, ठीक है ना। वैसे तो ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वो रम बनाते हैं। इसके थ्रू क्या हो सकता है कि सर अगर आपने राइस ले लिया, आपने पोटैटो ले लिया, पोटैटो से क्या बनेगा, वोडका बनेगा। इससे क्या बनाया जा सकता है, यानी कि ये बेसिकली जो है आपका रॉ मटेरियल बताएगा कि आपको किस तरह के बेवरेजेस मिलने वाले हैं। तो अगर आपने पोटैटो ले लिया है तो वोडका बनेगा, और इसी वोडका के अंदर क्या होगा, जूनिपर बेरी अगर आपने ऐड कर दिया, बहुत सारे मसाले अगर आपने यूज कर दिए, ठीक है ना, बहुत सारे स्पाइसेस को अगर यूज कर दिए आप, तो फिर वो क्या बनेगा, वही वोडका कन्वर्ट हो जाएगा जिन में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। खैर हम सब पे डिटेल में बात करेंगे। ओके क्लियर। तो अभी आपको बात समझ में आ गई, सर ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर एक और तरह से अगर हम रिएक्शन देखें तो सर क्या हम बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद आ जाएगा कि सर जब अगर हमने जो इथेनॉल था, इथेनॉल को क्या किया गया था, आपने देखा था कि सर जब हम उसको डिहाइड्रेट किए, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, तो क्या बना था, वो इथीन में कन्वर्ट हो गया था, है कि नहीं। यानी कि जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हमने इथेनॉल को क्या किया था, डिहाइड्रेशन किया था। डिहाइड्रेशन का मतलब उसको, यानी कि हमने इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे, जब हमने इसको हाईली टेम्परेचर पे अगर इसको हीट किए हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सेम रिएक्शन है जिसको हमने क्या किया हुआ है, देखिए रिवर्स किया हुआ है इसी रिएक्शन को, कि सर बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन के में भी क्या कर सकते हैं आप, कि सर कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इथेनॉल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं कि सर जैसे वही वो रिएक्शन था जो डिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन था, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन था, वही यहां रिएक्शन को उल्टा किया गया है। यानी कि सर हम इथीन को भी हाइड्रेशन करने के बाद, हाइड्रेटेड के बाद क्या होता है, इथेनॉल बनाया जा सकता है। और वैसे ही जो है देख सकते हैं आप, ये जो इथीन है, इथीन आप देख सकते हैं यहाँ H3PO4 के भी प्रेजेंस है, फॉस्फोरिक एसिड के भी प्रेजेंस में क्या किया जा सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर। तो खैर ये बहुत, यानी कि ये जो है, ये जो प्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा हुआ था मोलाइसिस से, ये बड़े बड़े जो क्या है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बेसिकली ये भी बता दिया कि ऐसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली आपको क्या करना है, अगर आप जो है बात करें ये स्टार्च के थ्रू, तो भी आपको समझ में आ गया कि ये फर्दर जो है ये भी इथेनॉल का जो है
जो है कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल का प्रोड्यूस करता है। और पहले उसके बाद हमने पढ़ा था मोलासिस के थ्रू भी। क्लियर? होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ये जो सामने दिखा हुआ है आपको मैं बता दूं कि ये जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस में हम इसको बात करेंगे, लेकिन अभी अब सामने है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं कि सर देखिए होता क्या है। जो बेसिकली क्या था, आपने इथेनॉल बना दिया, अभी तक तो समझ में आ गया कि सर हमने इथेनॉल बना रखा है। इथेनॉल को क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 18% का इथेनॉल है, हमें और ज्यादा चाहिए क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर क्या होते हैं सर, वहां पे तो हमें मिनिमम अगर बात करें तो सर वहां देखिए सर वहां तो हमें 30 to 60% जो है यहां तक हमें चाहिए अल्कोहल। कभी कभी जो और ज्यादा अगर जो है जैसे कुछ ऐसे जो अल्कोहल्स हैं, बेवरेजेस हैं जिसके अंदर अप टू 70% तक का क्या होता है, वहां तक इथेनॉल उसके अंदर मिक्स होता है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि बाई अल्कोहल बाई वॉल्यूम, यानी कि ये बॉटल पे लिखा होता है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर आप बात करें तो ये तो बहुत ही, इसको तो कंज्यूम आसानी से नहीं किया जा सकता, ये कॉकटेल्स बनाते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता है। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे कि सर ये विंटर के अंदर, विंटर में जैसे ओल्ड मॉन्क है, राम वगैरह लिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है 42.8% का ही क्या होता है अल्कोहल बाई वॉल्यूम होता है ये, ठीक है ना। देख सकते हैं आप कितना जो है, अब मेनली बियर के अंदर क्या है 5 to 6% है, वाइन में क्या है 5 to 25% है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अल्कोहल बाई वॉल्यूम कितना ज्यादा है, इसलिए इसको डायरेक्ट बहुत ज्यादा एक साथ कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? खैर अब बात करें तो सर हम कैसे इसको परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर हमें जो लास्ट बना हुआ था वो 12 से 14% का इथेनॉल बना है, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं सर, प्योर और अल्कोहल इथेनॉल हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे मेथड्स हैं, ये बात समझ लीजिए। यानी कि हम क्या करते हैं कि सर ये देखो, इसको बोलते हैं पॉट स्टिल, क्या बोलते हैं इसको, पॉट स्टिल बोलते हैं इसको। क्लियर? और एक होता है ये देखिए पॉट स्टिल मेथड है, और एक हमारा है ये, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टिल, इसको पेटेंट स्टिल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं पेटेंट स्टिल, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्लियर? इसको बोलते हैं कॉफी स्टिल, ये बात आप याद रखें, इसको बोलते हैं कॉलम स्टिल, ये सब नाम से इसको जानते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके बारे में हम काफी डिटेल्स में समझेंगे। तो होता क्या है बेसिकली, आप समझ लीजिए कि सर यहां से हम जैसे इथेनॉल का आपने यहां प्रोड्यूस किया है, तो इसको क्या करेंगे सर, फर्दर यहां देखिए हीट किया आप, इस हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इस हीट के अंदर आपको ऐसा कुछ क्या होगा, यहां से ये देखिए आपने टेम्परेचर दिया, यहां इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट के बाद ये क्या है, ये कुछ ऐसा कंडेंसेशन, देखिए लिखा है कंडेंसर, ठीक है ना। ये क्या करेगा, कंडेंसर का मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये जो इवेपोरेशन जो था, वेपोरेशन जो था, उसको क्या करेगा, वेपर को ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो आपको पता है कि सर यहां पे जनरली टेंपरेचर देना है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करेगा, वाटर से पहले क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल का जो है मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या होगा, ये यहां से वापस ये जो प्योर वेपर्स आएंगे, ये वापस से कूल होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको एज ए कलेक्टर के अंदर क्या करेंगे, ये जो कलेक्ट कर लेंगे वो क्या बनेगा, वो प्योर जो है इथेनॉल आ जाएगा। यानी कि यहां से हम लगभग 90 to 95% तक इथेनॉल को जो है ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर बात करें यहाँ तो सर 90 to 95% क्या ऐसे होते हैं कुछ दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो स्पिरिट्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिटस। स्पिरिटस नाम का क्या होता है, उसके अंदर 90% अल्कोहल बाई वॉल्यूम होता है। एवर क्लियर, आपने नाम सुना होगा, एवर क्लियर वो स्पिरिट है जिसके अंदर 95% तक क्या होता है, उसके अंदर अल्कोहल बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि सर ये देखिए पॉट स्टिल है, इसके अंदर ही क्या कि ऐसे ही सेम वही मेथड है। यहाँ से क्या किया गया भाई, यहाँ से हीट करेंगे और ये जो वेपर्स बनेंगे वो वापस से क्या होगा, ये कंडेंसर्स के अंदर कंडेंसेशन के थ्रू क्या होगा, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अब जो है ये बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। न्यू जो मेथड्स है जिसके अंदर वोडका, अब जो चीन वगैरह वोडका जो है ये जो बनाते हैं आप, ठीक है ना, तो ये जो इसको बोलते हैं ये कंटिन्यूअस स्टिल, इसके थ्रू भी ये बहुत ही अच्छे वे में अब बनाना आसान हो गया है। और ये बहुत ही एडवांस मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, एक एनालाइजर होता है, ये एनालाइजर है इसको बोलते हैं, और एक होता है रेक्टिफायर, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है ना। और यहीं पे कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर का काम क्या है, ये जो हीट होगा और फर्दर यहां पे आकर ये कूल होके वापस लिक्विड बच जाएगा, ये रेक्टिफायर कहते हैं, दिस इज एनालाइजर कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी काफी डिटेल में।
ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो सर ये देखिए यहां पे क्या है, जो हमने इथेनॉल बनाया है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी है वो है कि 25 तक, मतलब 2025 तक क्या करना है कि सर इसमें आपको 20% जो है मिक्स कर देना है इथेनॉल को। तो ये जो इथेनॉल बनाएंगे, क्या सर ये इथेनॉल भी, क्या उसके लिए हमें मोलासेस ही लेना पड़ेगा? और क्या पोटैटो यूज करें, क्या राइस यूज करें, क्या हम राई यूज करें, मेज यूज करें, जैसे इसे भी बनाते हैं हम, है ना, मक्के को भी यूज किया जा सकता है, राई को यूज किया जा सकता है, गेहूं को, व्हीट को यूज करते हैं, बार्ली को यूज करते हैं, इन सब से विस्की वगैरह बनता है। क्लियर है ना? तो क्या उससे हम बनाएंगे उतने, मतलब उसको यूज करके ही इथेनॉल बना सकते हैं? तो गवर्नमेंट बोली है जी नहीं, हम क्या करेंगे, आपको 3 तरह का हम प्लांट दे रहे हैं। 1G प्लांट फर्स्ट जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन का प्लांट और थर्ड जनरेशन का प्लांट, जिस पे काम हो रहा है अभी। इसके अंदर क्या करें आप कि भाई आपको जितने भी क्रॉप्स के रेजिड्यूज मिल रहे हैं, जितने भी आपको बताया तो था पराली तक, जो राइस है, गन्ने, जो क्या नाम है, जो गन्ने का जितने भी वेस्ट निकल रहे हो, चाहे आपको धान के जितने वेस्ट निकल रहे हैं, उन सबको उठाओ भाई और सबको क्या करो, उसको डाल दो उधर फर्मेंटेशन टैंक में। सबको, जितना वेस्ट निकल रहा है, सड़ा गला गेहूं है, राइस है, जितना बन रहा है, सबको लेकर आओ और उसके अंदर क्या करो भाई, आप उसको फर्मेंटेशन टैंक में डालो और उससे इथेनॉल बनाओ। ठीक है ना? अब क्या हुआ, ये मैं आपको बता दूं कि सर जो बिहार के अंदर भी सबसे पहले, इंडिया का फर्स्ट जो मैं आपको बात करूं तो ये 2022 के अंदर पूर्णिया में, पूर्णिया के अंदर क्या हुआ, यानी कि जो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया ने एक स्टेबल हुआ। ये देखिए, यही आपको जो है न्यू प्लांट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 104 करोड़ की लागत से बना इथेनॉल प्लांट। ये इथेनॉल प्लांट जो है पूर्णिया में है अभी, जो आपको नीतीश बाबू यहाँ दिख रहे हैं, ये नीतीश कुमार और यहाँ ये शाहनवाज हुसैन, ये क्या किए, ये इसको इनोग्रेट किए। और ये लोग क्या किए, ये जो प्लांट बनाए, ये बोले कि सर अब यहाँ पे जितने भी वेस्ट हैं सबको लेकर आओ, जितने वेस्ट है उसी से हम इथेनॉल बनाएंगे। ये सिर्फ इथेनॉल के लिए है, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए नहीं है, ये इथेनॉल के लिए है, यानी कि जिसको हमें क्या करना है, जब फ्यूल यूज करना है। ठीक है ना? अब क्या किए, ये आप देख सकते हैं, एक सीक्वेंस आप समझ लीजिए कि होगा क्या कि सर जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट रेजिड्यूज हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन सबको पहले में क्या करना है, इसको फर्मेंटेशन चैम्बर में डालना है। बताया था ना, सबको क्या करना है, फर्दर फर्मेंटेशन के लिए डाल दो। ठीक है ना? मैं आपको डिटेल्स में समझा चुका हूं ऑलरेडी फर्मेंटेशन का। वो क्या करेगा, उसके बाद तो बहुत सारे झाग वगैरह बनेंगे, उसमें फ्रोथ बनता रहेगा, तो उसको तो यूज करेंगे नहीं, उसके अंदर ही इथेनॉल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। हम प्यूरिफाई करेंगे तो क्या होगा सर, उसके अंदर से हम, उसमें 2 चीजें बनी है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इथेनॉल को प्यूरिफाई करके यहां से हम इथेनॉल को निकाल लेंगे। क्लियर है? अब आपको समझ में आया कि सर इथेनॉल हमारा मिल गया। फर्दर इथेनॉल को क्या करेंगे, ये देखिए यहां पे हम ब्लेंडिंग करेंगे। इसको क्या करेंगे, ब्लेंडिंग, मतलब ये जो इथेनॉल है उसको और ये जो पेट्रोल है इसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। आपने क्या करेंगे, देखो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां से आप इसको फिल करेंगे इसमें, और ये क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहां लेकर आ जाएंगे, सीधे फ्यूल स्टेशन पे लेके आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है जिससे आपको समझ में आ गया कि सर अगर जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं, चाहे क्रॉप्स के थ्रू, अभी मैंने बताया था कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें, तो उसको क्या करेगा, उसको बाद में फर्मेंटेशन के लिए भेजेंगे। फर्मेंटेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि सर इथेनॉल बनेगा, लेकिन बहुत सारे झाग वगैरह भी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको वहां पे प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफाई करके इथेनॉल को निकाल लेंगे, सेपरेट करेंगे। उस इथेनॉल को क्या करेंगे, फर्दर जो है पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ भी, पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए बात हो रही है, उसको ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंडिंग के बाद क्या करेंगे, अब इसको ब्लेंड करके ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करके बड़े बड़े टैंकर्स में, और ये कहां आ जाएगा, सीधे ये आ जाएगा आपको फ्यूल स्टेशन पे। और अब गाड़ी को भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, ताकि जो 20 और 80% की जो ब्लेंडिंग ऑफ, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, ये जो है आपका ब्लेंडिंग करने के बाद अब आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि जैसे डीजल है, पेट्रोल है, या पावर अल्कोहल का। क्लियर है? होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो सर ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर क्या होंगे, ये कौन से प्लांट्स होते हैं जो अभी तक बन रहा था 2000, अगर हम बात करें तो सरकार 2001 से ही इस पे काम कर रही है, और ये 5% की ब्लेंडिंग ऑलरेडी सरकार कर चुकी है, 5% की। ठीक है ना? तो वो क्या बना है, जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स होते थे उसके अंदर क्या होता था इथेनॉल बनाने के लिए, जैसे शुगर केन को यूज कर लिए,
क्लियर। उसके अंदर आपने राइस को यूज कर, राइस का मतलब बिल्कुल सड़ा गला जो राइस है उसको यूज कर लिए, आपने मक्के को यूज कर लिया, ये भी आपने व्हीट को, पोटैटोज को, इन सारी चीजों को यूज करते थे। हालांकि ये तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा फिर, है कि नहीं। इसलिए प्लांट को फिर इंप्रोवाइज किया गया कि सर अगर हम इतने सारे शुगर केन, ठीक है ये सब सड़ा गला ही, जितने अगर किसान के पास बच जा रहा है, जितना वेस्ट अगर हो रहा है कि सर वो किसी काम का नहीं है अभी, तो उसको क्या किया जा सकता है, सरकार उसको इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकती है। तो ये क्या किया गया सर, ये फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स इतनी सारी चीजें यूज करते थे, शुगर केन हो, राइस है, मेज है, व्हीट है, पोटैटोज है, इसको जो इतने महंगे महंगे चीज को यूज करते थे, तो सर ये फर्स्ट जनरेशन में होता था। प्लस अगर बायोडीजल को अगर बनाना है तो सर वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करना पड़ता था, सोयाबीन ऑयल्स को, सनफ्लावर को, पाम ऑयल को, इन सारी चीजों को यूज करते हैं जब बायोडीजल बनाने में। तो सरकार बोली कि नहीं देखो इतनी चीजें, इतने ये महंगी भी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि ऐसे बहुत ज्यादा वेस्ट भी होगा हमारे, हो सकता है खाने में, या बहुत अलग भी जगह यूज हो जाए। ये बहुत जगह है कि जहां पे ये चीजें, एक तो सड़ा गला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया, अब 2G प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया। 2G प्लांट, मैं उस पर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करें, हम आपको सारे डिटेल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, 2G प्लांट्स बनाया गया। अब उस 2G प्लांट्स के अंदर यानी कि सेकेंड जनरेशन का जो प्लांट बनाया गया है ना 2G प्लांट्स, उसके अंदर क्या किया गया, ये बोला गया कि देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास को यूज करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास। सर ये क्या आ गया, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सर लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास का मतलब ये हो गया कि सर जितने भी जो प्लांट्स वगैरह के भी जो ड्राई प्लांट्स हैं, यानी कि जो सूखे लकड़ी वगैरह जितना भी है, चाहे वो प्लांट्स का रेजिड्यूस क्यों ना हो, चाहे वो जो है सर एग्रीकल्चर वेस्ट क्यों ना हो, फॉरेस्ट का रेजिड्यूस क्यों ना हो, क्रॉप्स के जितने रेजिड्यूस है, मैंने आपको बताया था क्रॉप्स के अंदर जैसे धान वगैरह कैसे जो बच जाता है, पराली जो बच जाता है, जो किसान जला देते थे, उन सबको यूज हो जाएगा इथेनॉल बनाने में। कौन सा, अगर आप 2G प्लांट के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तब। तो 2G प्लांट में क्या होगा कि सर ये जो है, ये सारे वेस्ट जितने मटेरियल्स है ना, इन सब से क्या किया जा सकता है, आपको इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि सर अब इन चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल वेस्ट है, खराब है, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर 2G प्लांट्स इस पे भी काम करेगा। अब हम बात करें कि सर क्या यहीं तक रुकेंगे, तो नहीं सर, फ्यूचर के अंदर उस प्लांट को और ज्यादा इंप्रूवाइज किया जा रहा है। इसको और इंप्रूवाइज क्यों किया जा रहा है, इसलिए इंप्रूवाइज किया जा रहा है ताकि सर ये जो है और ज्यादा प्रोडक्शन होता रहे, और इसका भी यूज नहीं करके अब जो हम यूज करेंगे जो थर्ड जनरेशन का जो प्लांट है, यानी कि 3G प्लांट के अंदर वो यूज करेंगे आप एल्गी का। ये देखिए, अब ये सोचिए ये भी पॉसिबल है कि सर एल्गी के थ्रू भी इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी जो काम हो रहा है, जो पायलट जो प्रोजेक्ट है, वो हमारा 3G प्लांट्स पे काम हो रहा है, थर्ड जनरेशन के प्लांट पे काम हो रहा है, इसलिए कि सर वो एल्गल बायोमास के थ्रू भी हम इथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है ना। और यानी कि एल्गल बायोमास का मतलब एल्गी को भी आप यूज करके क्या होगा, दिस इज द एफिशिएंट सोर्स ऑफ बायोमास, और इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, फर्दर इससे हम इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सर अगर आपने इथेनॉल बना लिया, तो यहां से ये बात आपको समझ में आ गया, यही वो मेन है जो डिसाइड करता है। इथेनॉल के लिए तो इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं आप, जितने वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको बाद में सबका फर्मेंटेशन करेंगे, सबका फर्मेंटेशन होगा, लेकिन सर मेन यही डिसाइड करेगा कि सर ये इथेनॉल अल्कोहल के लिए यूज हो रहा है, पावर अल्कोहल में यूज हो रहा है, या सर ये चीज का क्या यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है चाहे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने का, अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होता है उसको भी बनाने का यही है। बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहां पे ये बात समझिए कि सर अगर मोलासेस को यूज किए हैं, शुगर केन को यूज किए हैं, तो रम बनाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे वो अपने क्या किया हुआ है कि सर हम अंगूर को यूज करेंगे, ग्रेप्स को यूज करेंगे, या वो भी पेरिस का सबसे अच्छा, पेरिस के अंदर क्या था, 24 करोड़ साल पहले क्या था, वहां पे वो सिर्फ समंदर थे, समंदर, वहां पे क्या था, सिर्फ लाइम स्टोन होता था। क्लियर है ना। तो वो क्या होते थे, चौक स्टोन होता था। तो वहां पे क्या है, आज जब उसके अंदर जो असली जो फ्लेवर आता है ना, वो असली फ्लेवर आता है, चाहे शैंपेन हो, चाहे वो ब्रांडी हो, उन सबका फ्लेवर आता है सिर्फ और सिर्फ जो है उसके अंगूर का, वो बनता है ब्रांडी या जो शैंपेन, जिसको स्पार्कल वाइन कहते हैं, वो सारी चीजें बनती है। अगर आपने जौ ले लिया, मक्का ले लिया, राई ले लिया, बार्ली ले लिया, तो उससे क्या बनाएंगे, उससे हम बनाते हैं विस्की को।
ओके। और उसके बाद से क्या करते हैं, ओक के बैरल्स में बहुत साल तक 3 इयर्स का, 8 इयर्स का मैचुरेशन, 12 इयर्स का मैचुरेशन में रखते हैं, जैसे 100 पाइपर्स है। खैर हम सब पे भी बात करेंगे, वो तो हमारा सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि सब कुछ यहीं से डिसाइड होगा। क्लियर? आपने कैसे जो यूज करेंगे उसी तरह का आपने बाद में अल्कोहलिक बेवरेजेस बनेगा। फिलहाल में ये जो अल्कोहल है ये तो हमारा पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते थे। ये प्लांट 1G 2G 3G हो सकता है और फर्दर हम यहाँ से जो है फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? होप कि यहां तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा 3G प्लांट तक। क्लियर है? तो यहां तक जो है हमारा ये क्या है, ये सारे हमारे जो है यहां तक अभी आपने इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रखा है। क्लियर? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि सर ये जो अल्कोहल से अभी हमने फर्मेंटेशन किया था, अनडिस्टिल्ड है, तो अभी अब हम समझेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस को कि सर किस टाइप के अल्कोहल जो है वो अनडिस्टिल्ड है। यानी कि अनडिस्टिल्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि चाहे बियर हो, चाहे वाइन हो, चाहे हार्ड साइडर हो, चाहे पियर हो, चाहे साके हो, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब जो है अनडिस्टिल्ड है। अनडिस्टिल्ड है ये। अगर डिस्टिलेशन की बात करेंगे, जब अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाता है तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि सर जो डिस्टिलेशन के बाद जो बनाएंगे वो बनाएंगे विस्की को बनाएंगे, वो आप रम को बनाएंगे, वो आप जिन को बनाएंगे, वो वोडका बनाएंगे, वो टकीला बनाएंगे आप। क्लियर है? इन सारी चीजों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहें।